अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और मैं पता नहीं कभी ठीक होंगी। खैर छोड़ो, मुझे दफ़ा करो। आज मैं आपके साथ क्रेज़ी स्टूपिड लव का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ और तबीयत की खराबी और नेटवर्क की वजह से ये पार्ट बेचारा लेट होता होता यहाँ तक ही पहुँच गया है। और आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और मुझे ज़रूर ही कमेंट करके बताना। कमेंट यानी कि अच्छे से हाँ लिख के अपनी प्यारी प्यारी भाषा और ज़ुबान जो भी आप बोलते हो, हाँ लेकिन हिंदी में मत लिख देना क्योंकि मुझे समझ नहीं आएगी। तो अच्छा सा कमेंट करना और मुझे बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और अगर पसंद नहीं भी आए तो फिर भी बस थोड़ा सा मुझे इनकरेज कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट स्टोरी जो कि वांगशान होने वाली है उसका वेट करना क्योंकि वो हमारी थोड़ी फ़नी स्टोरी होने वाली है। बहुत ज़्यादा रोना धोना हो गया, अब थोड़ा फन भी होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। वांगजी की आँख वो शियान की आवाज़ से खुली थी जो कि बार बार उससे पास बुलाया जा रहा था और वो पास आके खोल के इधर उधर देख ही रहा था। ये वो कहाँ पे है? ये तो उसका घर नहीं है ना उसका बेडरूम। उसने इधर उधर देखा था और उससे जैसे पेन भी हो रहा था। उसका हाथ एकदम से अपनी बैली पे गया। बच्चा कहाँ गया? वाइफी तुम्हें होश आ गया? माय गॉड, मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। वो कितना ज़्यादा खुश था और सच में वो उसके गले ही लगने वाला था, लेकिन फिर वो थोड़ा दूर हटा और वांगची की समझ में अभी कुछ भी नहीं आ रहा था। उसने बस आंखें खोली थी और उसे अपना बच्चा फील नहीं हो रहा था। अभी उसका दिमाग पूरे तरीके से होश में नहीं आया था और वो शियान जो बस उसके गले में बाजू डाले उसे हक कर ही चुका था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। हाँ, क्या ज़रूरत थी इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की? हाँ, क्यों किया तुमने ये सब? क्या किया मैंने? वो एकदम से बोला था और वो शियान जो उससे दूर ही हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने जल्दी से वो साफ किए। क्या किया तुमने? तुमने कितनी ज़्यादा ही कोई टेंशन ले ली थी? तुम तुम ठीक हो वुशु? हाँ, क्या हो गया था तुम्हें? उसने अपना हाथ उठाया था लेकिन फिर उससे दर्द हुआ। अरे पागल वाइफी, क्या किए जा रहे हो तुम? देख नहीं रहे ड्रिप लगी है तुम्हें? हाँ, अभी चोट लग जाती तो। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा था और वांगजी जो उससे देख ही रहा था। उससे अच्छे से याद था उसकी आंखों ने आखिरी मंजर कौन सा ही देखा था। वुशु कैसे होनी धोके जा रहा था और कैसे उसका रंग पूरा का पूरा नीला ही पाट चुका था। वहाँ पे कौन कौन ही था? वहाँ पे बस उसकी छोटी मामा थी और डॉक्टर अंकल थे। उसके बाद वांगजी को तो कुछ भी याद नहीं है। वो यहाँ पे हॉस्पिटल में कैसे आया? वुशु एकदम से ठीक कैसे हो गया और बाकी लोग कहाँ चले गए? ये सब क्या है वुशु? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे सर में बहुत सर दर्द हो रहा है। हमारा लिटिल वी वो कहाँ चला गया? क्या मैंने उसे खो दिया? क्या जोजो की बददुआ हमारे बच्चे को लग गई? क्या वो मर गया? बकवास बंद करो वाइफी, जो तुम्हारे मुंह में आ रहा है बस बोले ही जा रहे हो। उस यार ने एकदम से उसके मुंह पे ही हाथ रखा था। अगर तुम्हारा दिमाग अभी सही से नहीं चल रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मोल फोल जो भी तुम्हारे मुंह में आए पकते ही जाओ। हाँ, ऐसा कुछ नहीं बोलना है हमारे लिटिल वी, इनफैक्ट हमारी बेबी जे के बारे में। बेबी? क्या बोले जा रही हो तुम? कहाँ है वो? हाँ, नहीं ये सब नहीं हो सकता। मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। तुम कितने ज़्यादा बीमार थे। मैं मार चुका हूँ ना, तुम भी मार चुके हो ना, है ना? हम लोग कहाँ पे हैं? अरे पागल, तुम्हारा दिमाग अपसेट हो चुका है। मुझे लगता है जैसे तुम्हारा दिमाग भी मेरी तरह पागल हो गया है। झटके दूँ क्या तुम्हें बिजली के? हाँ, पागल कहीं के। हम हॉस्पिटल में और मैं तुम्हारे साथ हूँ और पापा वो बेबी के पास हैं और यहाँ पे सब लोग बीमार ही होते हैं और कोई भी यहाँ पे मरा हुआ नहीं है। आराम से बोलो, अगर किसी ने सुन लिया ना तो तुम्हारी पिटाई कर देगा। हाथ धोगे या यानी कि बिना कुछ समझे जो कुछ तुम्हें सही लग रहा है तुम बोले ही जा रहे हो। वो शान मुंह बना के बैठ गया था और वांगजी को अभी कुछ समझ नहीं आई। तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, रुको मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। मुड़ गया था और वांगजी जो अभी दुखी था। ये सब क्या हो गया? वो जो बच कैसे गया? वो हॉस्पिटल कैसे आ गए? उसकी बेबी वो पैदा भी हो गई, उसे पता भी नहीं चला। उसे कितना ज़्यादा पेन भी हो रहा था। तभी डॉक्टर आ गया था और उसने फिर से उसे इंजेक्शन दे ही दिया था। वो फिर से ही सो गया था और वो शियान जब भी उसके पास ही बैठा था। दूसरी बार उसकी आँख तो दिन के 2 बजे तक की खुली थी और वो शियान अभी भी वैसे ही था। और आपकी बात तो उसके पास पापा भी थे। उठ भी जाओ तुम,
तुम्हारी मामा बस आती होंगी। अब की बार पूरा का पूरा मंजर फिर से बदल चुका था और अब वो एक प्राइवेट रूम में था। ये रूम बस उसके लिए था, उसकी फैमिली के लिए, और यहाँ पे और कोई भी नहीं था। क्या हो रहा है ये सब पापा? वोशु कुछ बता क्यों नहीं रहा? क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? आपको पता है? हाँ, मुझे सब पता चल गया है, डोंट वरी। तुम ऐसे खुद को थकाओ नहीं और ज़्यादा बोलो नहीं। क्या हुआ? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? मैं बताता हूँ ना वाइफी। हुआ ये कि जिसको जहाँ पे होना चाहिए वो वहाँ पे पहुँच चुका है। और हाँ, हुआ ये कि तुम टाइम से पहले एक अदद बच्ची की माँ बन चुके हो। हुआ ये कि मैं पापा बन गया। हुआ ये कि मामा नानी बन गई। हुआ ये कि पापा दादा बन गए। और तुम? अरे बोला तो, पापा बन गया हूँ मैं। तुम अभी कुछ भी नहीं सोचो, मैं तुम्हें सब ही बता दूंगा। हमारी बेटी से नहीं मिलोगे तुम? हाँ, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। वो बाहर चला गया था और थोड़ी देर के बाद वो एक बच्ची को ले ही आया था। देखो हमारी बेबी जे। हाँ, तुम्हारी और मेरी बेटी ये बिल्कुल मेरी मामा जैसी है ना, इसलिए मैंने इसको बेबी जे का नाम दिया है। जे यानी कि जो जो। अरे पागल मनहूस कहेंगे। जो जो मेरी माँ कब से ही हो गई, वो तो तुम्हारी बहन है ना। तो ये जे क्यों नाम दिया इसे? अरे पागल, जो जो नहीं, जिया नाम दिया मैंने इसे। मेरी और तुम्हारी जिया, देखो ये सेम टू सेम मेरी मामा जैसी है। तुम हर वक्त बस मेरी मामा की तस्वीरों को देखते रहते थे ना। देखो हमारी बच्ची बिल्कुल हमारी मामा के ऊपर चली गई। ये कितनी क्यूट है ना, है ना? उसने वो बच्ची वांगजी को दे दी थी और उसे बैठने में हेल्प भी की थी। और तभी मामा भी आ गई थी। हो कॉन्ग्रेट्स वांगजी, तुमने टाइम से पहले मुझे नानी बना दिया। वो कितनी ज़्यादा खुश थी और उन्होंने वांगजी को कितनी सारी किसेस की थी उसके फेस पे। कॉन्ग्रेट्स वी, फाइनली तुम्हारा प्रमोशन भी हो गया। हाँ, तुम्हें भी कॉन्ग्रेट्स। चलो हम बाहर चलते हैं, बच्चों को थोड़ी बात करनी होगी। हाँ ज़रूर। वो बाहर चले गए थे और अब वहाँ पे सिर्फ वांगजी, वुशु और उनकी बेटी थे। अगर तुम सही समझो तो तुम इसे फीड करवा सकते हो वाइफी। इसे भूख लगी है। उसने बच्ची की तरफ देख के बोला था और वो काफ़ी ज़्यादा ही वीक थी। लेकिन ये रो नहीं रही। इसे भूख लगी है तो ये रोती क्यों नहीं? ये इतनी ज़्यादा वीक क्यों है? हाँ, ये इतनी ज़्यादा वीक इसीलिए क्योंकि आपने कुछ ज़्यादा ही खा पी लिया था और इसको कुछ ज़्यादा ही खाना मिल गया था, इसलिए ये वीक है। ये इतनी ज़्यादा वीक इसलिए है क्योंकि आपने हद से ज़्यादा टेंशन ले ली थी। सुना, अब मेरा दिमाग ख़राब नहीं करो। मेरी बच्ची को भूख लगी है। चलो। मैं कैसे? कैसे मतलब? जैसे करवाते हैं और कैसे? वांगजी को पेन हो रहा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। हो, मैं हेल्प करता हूँ। वुशु एकदम से उठ के उसके पीछे ही बैठ गया था और उसने वांगजी को अपना सहारा ही दे दिया था। अब तुम करवा सकते हो फीड वाइफी। मुझे कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा है। क्या एम्बैरेसिंग है इसमें? कुछ भी नहीं है। हमारी बच्ची है, हमारी बेटी है, और क्या इसमें कुछ बुरा है? नहीं बुरा है ना वाइफी। हम इसे एक्सेप्ट कर चुके हैं ना। ये हमारी बेटी है, ये हमारी निशानी है। हाँ, तुम्हारे पागलपन और मेरे प्यार की। हाँ वही। तो अब अपने पागलपन और प्यार की निशानी को ऐसे थोड़ी जाने देंगे। वो उसके पास बैठा था और वांगजी जो अब बेबी को फीड ही करवाने लगा और उसे कितनी ज़्यादा ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी। ये सब कैसे हुआ वुशु? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये वैसे ही हुआ जैसे इसे होना था। तुम ऐसे मेरी हालत देख के कितने ज़्यादा परेशान हो गए थे और तुम्हारा बीपी एकदम से शूट ही कर गया। मैं कितना ज़्यादा डर गया था। मुझे लगा कहीं तुम्हें या हमारी बेबी को कुछ हो ना जाए। वो तो थैंक गॉड डॉक्टर अंकल वहाँ पे थे। उन्होंने जल्दी से पुलिस को कॉल की और एम्बुलेंस को भी। वो टाइम से हमें हॉस्पिटल ले आए और बस ऐसे ही इमरजेंसी में हमें तुम्हारा सिजेरियन करवाना पड़ा। लेकिन अच्छी बात है ना, हमारी बच्ची बच गई, तुम बच गए, मैं बच गया। तुमने तुमने वो सब क्यों किया? वो तो बस मुझे मेडिसिन देने वाली थी ना, प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की। तो वो जहर कैसे बन गई? छोटी मामा ने मुझे जहर नहीं दिया था, मैंने खुद लिया था। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? मुझे कितनी पेन हो रही है। हाँ तो बस ऐसे मुझे डांटोगे तो पेन तो होगा ना।
बता रहा हूँ ना सब वाइफी, बेसब्रे क्यों हो रहे हो? हाँ, उसने उसके चीक पे किस की थी और फिर वो उसे बताने ही लगा। मैंने वो जहर हूत लिया था। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था उनके खिलाफ। मैं कैसे अपनी मामा और अपने बहन भाई को इंसाफ दिलाता? कोई भी सबूत नहीं था उनके खिलाफ। मुझे ये सब करना पड़ा वाइफी। जब तुमने बोला कि तुम ये सब करना चाहते हो, तुमने बोला कि तुम सब सच सामने लाओगे, तभी मैंने ये प्लान बनाया था। तुम ये सब नहीं करोगी, मैं ये सब करूँगा। तुम्हें हमेशा लगता था ना वाइफी, मैं एकदम से चुप कैसे हूँ? क्यों मैं सब कुछ देख के खामोश रहता हूँ? क्यों मैं कुछ बोलता नहीं? क्यों मैं बीच उनके खिलाफ कुछ करता नहीं? क्यों मैं जोजो के खिलाफ खामोश रहता हूँ और क्यों मैं छोटी मामा को कुछ नहीं कहता? हाँ, तुम उनसे प्यार जो करते हो, ऐसा नहीं है। तुम जानते हो, ये 2 महीने मैंने ऐसे ही नहीं गुजारे। मैं खामोश था, लेकिन मैं वो सब कर रहा था जो उनको गुनाहगार साबित कर सके। मैंने उनके खिलाफ प्रूफ ढूंढिया। वांगची, क्या बोले जा रहे हो तुम? हाँ, सच बोल रहा हूँ मैं। वुशु ने अभी इतनी बात ही की थी कि उसकी बेटी सो ही गई। मैं इसे डॉक्टर को वापस करके आऊँगा। लेकिन क्यों? ये अभी ठीक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा वीक है। ये प्रीमेच्योर बेबी है। सिर्फ 7 मंथ के बाद ये पैदा हो गई ना। इसे कुछ टाइम के लिए इंक्यूबेटर में रहना होगा। मैं अभी आता हूँ। हाँ, तुम रेस्ट करो। लेकिन अरे आगे सब बताऊँगा बेसब्रे आदमी। वो उठ गया था और उसने आराम से वांगजी को पीछे लिटा ही दिया। वो बच्ची को लेके फिर उसे दोबारा से नर्सरी में छोड़ ही आया था और फिर वो वापस आ गया। आप बताओ, बताओ मुझे, तुम हाथ से ज़्यादा बेसब्रे नहीं हो? हाँ हूँ, तुम्हें पता तो है। हाँ तो मुझे पता है, इसीलिए बता रहा हूँ। लेकिन तुम ऐसे टेंशन नहीं लो। तुम्हारी तबीयत सही नहीं है ना? हाँ, सही नहीं है, इसीलिए बता दो। हाँ तो मैं तुम्हें बता रहा था वाइफी, मैं उनके खिलाफ सबूत ढूंढ रहा था और मुझे वो मिल गए। लेकिन मैं किसी को शक नहीं होने देना चाहता था। मैं, तुम, पापा, हम घर में रहते थे और हम 3 लोग थे। वो हमसे ज़्यादा शातिर हैं और वो कहीं ज़्यादा बेरहम है। मैं तुम्हारी लाइफ या अपने बच्चे की या पापा की लाइफ किसी को भी रिस्क में नहीं डालना चाहता था। मैंने पहले ही जल्दी कर दी थी। मैं कितना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गया था हर चीज़ के बारे में, लेकिन अब नहीं। मैं सब कुछ आराम से करने वाला था। मैंने ये 2 महीने कैसे गुजारे हैं बताता हूँ तुम्हें। मैंने हर एक प्रूफ ढूंढा है जो कि वीज उनको गुनाहगार साबित कर सके। तुम जानते हो ना, तुमने मुझे मेरी कार की सर्विस रिपोर्ट दिखाई थी, लेकिन मैं उसे पढ़ नहीं सका। मैंने उसे पढ़ा और जानते हो क्या था उसमें? उसमें साफ साफ लिखा था मेरी गाड़ी एकदम ठीक हालत में थी। उसका पाइप वो लीक नहीं हुआ था, वो तोड़ा गया था और उसी की वजह से उसकी ब्रेक फेल हो गई। और ये सब कैसे हुआ जानते हो तुम? वी जूनी वो आखिरी इंसान था जो कि मुझसे पहले मेरी उस कार में बैठा था। वही था जो मुझे और मेरी कार को रेसिंग ट्रैक पे छोड़ के आया था। मुझे उस पर शक हो गया था, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। फिर मैं अपने कॉलेज गया। मैंने वहाँ से सारी फुटेजेस निकलवाई थी। कितनी पुरानी थी, लेकिन थैंक गॉड वो मिल गई। और उनमें भी साफ साफ देखा जा सकता है वही था जो उस गाड़ी में आखिरी बार था। वो अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और आदमी भी था। मैंने पुलिस को बोला कि वो उस आदमी को ढूंढे और उन्होंने बस थोड़ी मुश्किल के बाद उसे ढूंढ लिया। वो एक कार मैकेनिक था जिससे वी जुन ने वो सारा काम करवाया था। उसके बाद ही तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, वरना तुम जानते हो मैं कितनी अच्छी ड्राइविंग कर सकता हूँ। हाँ, वो इतना ज़्यादा गिर सकता है। हाँ, वो इससे ज़्यादा गिर चुका है। मुझे उसके खिलाफ प्रूफ मिल गया। उसके बाद उसने चिंगी को जानबूझ के वापस लाया ताकि वो मुझे बदनाम कर सके। लेकिन तब मैंने और तुम्हें अच्छे से मिलके उनको सबक सिखा दिया था। मुझे अभी कुछ दिन पहले इस बात का सबूत मिला है ना। मैं अभी चुप था क्योंकि मैं दोनों माँ बेटे को एक साथ सजा दिलवाना चाहता था और दूसरी रिपोर्ट आना भी बाकी थी। कौन सी रिपोर्ट? मैंने मामा की कब्र खुदवाई थी और अपने भाइयों और बहन की भी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया वुशु? नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है वांगजी। ये सब ज़रूरी था सच को जानने के लिए।
मैंने उनके सैंपल्स वो लैब में भिजवाए थे। तुम जानते हो ना, मरने के बाद भी कभी कभार मुर्दा अपने कातिल के बारे में बता ही देता है। और यही सब यहाँ हुआ था। मैं बस उस लैब की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा था और जानते हो तुम, उन सब की रिपोर्ट में एक ही चीज़ कॉमन थी। वो वैसे नहीं मरे थे, उन्हें कोई खास किस्म का ड्रग दिया गया था। वो ड्रग जो मरने के इतने सालों बाद आज तक उनकी बोन्स में है। तुम जानते हो ना, जहर या कोई भी ड्रग वो मरने के बाद भी बस हड्डियों में रह जाता है। बस वही था वो वही जहर था जो छोटी मामा तुम्हें देना चाहती थी ताकि हमारा बच्चा, हमारी गुड़िया मर जाए। मुझे फिर से वो सब करना था ताकि मैं उन्हें गुनहगार साबित कर सकूं। मैंने बहुत दर्द सहा है। मैंने कितनी मुश्किल से उनकी कब्रें खुदवाई हैं। कैसे मैंने उनकी हड्डियां देखी हैं मैं जानता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी था। अगर मैं ये सब नहीं करता मैं कभी उनको इंसाफ नहीं दिलवा पाता। वाइफी, इट्स ओके, इट्स ओके वुशु, प्लीज़ तुम रो नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे और वांगजी से उसका रोना देखा नहीं जा रहा था। नहीं, मैं तो नहीं रो रहा, मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। उसने एकदम से अपने आंसू साफ किए थे और वांगजी जो उसे देख ही रहा था। मामा उसी टेंशन की वजह से मार गई कि उनके बच्चे वो बच नहीं सके। क्या कसूर था उन मासूमों का? क्या था? बस यही कि वो जांग से और जिया के बच्चे थे। बस उनका ये कसूर था कि उनके बाप के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी। उनका ये कसूर था कि उनकी माँ से चलने वाले बहुत हैं जो उनको ज़िंदा देखना नहीं चाहते। क्या कसूर था? क्या बिगाड़ा था उन मासूमों ने किसी का जो उन्हें दुनिया में आते यहाँ से जाना पड़ा? मैं उनको इंसाफ दिलाए बिना नहीं रह सकता था, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बस वो रिपोर्ट्स कलेक्ट कर ली। हाँ, बस मुझे इंतज़ार था एक और रिपोर्ट के आने का, और वो भी अभी थोड़ी देर पहले आ गई है। जानते हो तुम, छोटी मामा ने सेम वही मेडिसिन यूज़ की जो वो मेरी मामा के टाइम यूज़ करती थी। उन्होंने सूप में तुम्हें वही मेडिसिन मिला के दी ताकि तुम अपने बच्चे को खो दो। उन्हें मैंने बताया था कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तुम्हारा बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, और उनको यही लगा था ऐसा करने से हम अपना बच्चा खो देंगे और उनके ऊपर किसी का इल्ज़ाम भी नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारी तबीयत तो ऑलरेडी ख़राब है ना। तुम तो एक औरत भी नहीं हो जो एक बच्चे को सही से कैरी कर सको, तो वो सब कुछ ख़त्म कर देंगी। लेकिन मैं ऐसे कैसे होने देता? मुझे उनको फंसाना था, सही से फंसाना था। सिर्फ एक बच्चा मारने के जुर्म में तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने उस सूप में जहर डाला। हाँ, क्या बोले जा रहे हो तुम? वही बोले जा रहा हूँ जो तुम सुन रहे हो। मैंने उस सूप में जहर डाला, लेकिन इतना नहीं जिससे मैं मर सकूं, बस इतना जिससे मेरी हालत ख़राब हो जाए। इसीलिए मैंने वो सारा का सारा सूप तुमसे दूर कर दिया और मैंने उसे फिनिश कर दिया। मेरा पास प्लान फूल प्रूफ था, सब कुछ सही था, लेकिन तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए थे और तुमने एकदम से ओवर रिएक्ट किया। तुम्हारी तबीयत खराब हो गई जिसकी वजह से हमारी बेबी को टाइम से पहले दुनिया में आना पड़ा। ओह, ओह गॉड, क्या गॉड? पहले सब कुछ खराब कर लो और फिर ओह गॉड। ये सब ये सब तुमने कर लिया वुशु। मुझे तुमसे इतनी अक्लमंदी की उम्मीद नहीं थी। हाँ, बस मैं ऐसा ही हूँ। मैं हमेशा लोगों की उम्मीदों को हिलाफ ही चाहता हूँ। पापा ने मुझसे उम्मीद रखी थी कि मैं उनका अच्छा बेटा बनूंगा, लेकिन मैं कभी नहीं बना। तुमने मुझसे उम्मीद रखी थी कि मैं हमेशा पागल रहूँगा, लेकिन मैं तो नहीं रहा। और जोजो ने मुझसे उम्मीद रखी थी कि मैं उसके काम में रो पीट के मर जाऊँगा, मैं तो बिल्कुल नहीं मरा। वीजून और छोटी मामा ने मुझसे उम्मीद रखी थी कि मैं उस एक्सीडेंट में मर जाऊँगा, नहीं तो सारी ज़िंदगी पागल रहूँगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं किसी की उम्मीद पे पूरा नहीं उतरता। मैं ऐसा ही हूँ, मुझे हमेशा एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ जाना अच्छा लगता है। और वो बीजुन, उसका क्या होगा? और तुम्हारी छोटी मामा? नाम ना लो तुम उन दोनों का। मेरी कोई छोटी मामा नहीं है। मेरी बस एक ही माँ थी जिसे इन लोगों ने मार दिया, सिर्फ अपनी लालच और प्रॉपर्टी की हवस में। मेरी कोई छोटी मामा नहीं है। मेरी अगर कोई माँ है तो वो इस दुनिया में नहीं है। और बस तुम्हारी मामा है जिनको मैं मामा बोलूँगा, इसके अलावा कोई भी नहीं। वो आप जेल में हैं। तुम जानते हो डॉक्टर अंकल, मेरे साइकेट्रिस्ट, मैंने उनसे वो मेडिसिन के बारे में पूछा था ना, मैंने उसके बारे में
पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाई थी और वो वही मेडिसिन थी जो कि वी जोन मुझे देता था। उन्होंने मुझे रिपोर्ट बना के दी और वही मैं अब कोर्ट में सबमिट करने वाला हूँ। मैं इसके खिलाफ केस करूँगा। इसने जानबूझ के मेरा एक्सीडेंट करवाया, इसने मुझे मारने की कोशिश की और साथ ही साथ इसने मुझे पागल करने की कोशिश की। ये तो लंबा जेल में जाएगा। हाँ, ज़रूर इसे सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ, ज़रूर सज़ा मिलेगी और इसकी माँ को भी। लेकिन लेकिन क्या? उन्होंने जानबूझ के तो किसी को नहीं मारा। व्हाट? जानबूझ के नहीं मारा? उन्होंने जानबूझ के वो एक बार मेरे भाई को मारा। उन्हें पता था उससे मेरी माँ की जान जा सकती है, लेकिन वो पास नहीं आए। उन्होंने दूसरी बार भी, हाँ, दूसरी बार भी मेरे भाई बहन को मार डाला। उन्हें बिल्कुल ख्याल नहीं आया अपनी बहन का, उन्हें बिल्कुल ख्याल नहीं आया मेरा, बिल्कुल भी नहीं। और जब इससे उनका दिन नहीं भरा, उनके दिल में थोड़ा सा पछतावा भी नहीं आया, तो उन्होंने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। वो एक डाइन है, वो एक चुड़ैल है जो कि लोगों के बच्चे खा जाती है। वो कभी किसी की माँ नहीं हो सकती। मैं यही दुआ करूँगा उसे सख्त से सख्त सज़ा मिले, वो कभी जेल से वापस ना आए और वो भी ऐसे तड़प तड़प के मरे जैसे मेरी माँ ने अपने बच्चों के काम में अपनी जान दे दी। वो बोल बोल के थक गया था और वांगजी अब चुप ही था। तुमने सब कुछ अच्छे से किया वुशु। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। तुमने मेरी और हमारी बच्ची की जान बचा ली। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हें जहाँ भी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे साथ गवाही देने चलूँगा और मैं इन लोगों को ज़रूर सज़ा दिलवाऊँगा। मुझे भी इंसाफ चाहिए। इनफैक्ट हम सबको इंसाफ चाहिए। इन लोगों ने तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया अपनी लालच के लिए। जब इन्हें इनके हिस्से का सब मिल चुका था तो उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। हाँ, बस उन्होंने जो खोदा अब उसी कड़े में ये जाके गिरने वाले हैं। वो शू बोल के चुप हो चुका था और वांगजी अब दोबारा से लेट ही गया था। अब उसकी लाइफ में सब सेट ही हो गया था। हाँ, कम से कम उसे तो यही लगता था वोशु को इंसाफ मिल जाएगा। उसकी बच्ची वो दुनिया में आ चुकी है, चाहे थोड़ी वीक है लेकिन वो ठीक तो है और बाकी सब सेट हो ही जाएगा। हाँ, सब सेट हो जाएगा। अब तो वोशु पढ़ने के लिए चला जाएगा। उसकी बेटी, अब उसका क्या होगा? जोजो की तो शादी हो गई ना। और वांगजी का क्या होगा? वो अपनी बच्ची के बिना कैसे ही रहेगा? वोशु, उसने एकदम से मुड़ के वोशु की तरफ देखा था लेकिन वो अभी तक रोने में बिजी था। वो और कुछ नहीं बोला, वो बस चुप ही हो गया था। हाँ, जो भी हो, एक बार वोशु ने साफ सही कहा दिया है। एक बार वो अपने गुनाहगारों को सज़ा दे लेगा, उसके बाद वांगजी उससे अलग हो जाएगा। वो ज़बरदस्ती उसके ऊपर खुद को मुसल्लत नहीं करेगा। उसकी लाइफ है, वो जैसे चाहे जिए। हाँ, वांगजी उससे रिक्वेस्ट ज़रूर करेगा कि वो जिया को उसके पास रहने दे। हाँ, वो इतना तो कर ही सकता है, ज़रूर ही करेगा ना वो। हाँ, बोलो वाइफी। उसने अपने आंसू साफ किए थे और वांगजी पे चुप ही हो गया। कुछ भी नहीं, बस तुम रो नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ओह, आई एम सॉरी। तुम रेस्ट करो, मैं बाहर चलता हूँ। हाँ, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। नहीं, बस तुम इधर ही रहो। और पापा और मामा? हाँ, वो मामा घर चली गई हैं हमारे घर, और पापा वो ज़रा ऑफिस गए हैं सब कुछ देखने। और वीजुन, वीजुन और उसकी मामा वो दोनों पुलिस कस्टडी में हैं। और छोटे पापा वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था उनकी फैमिली ये सब कर रही है। हाँ, वो सच में अच्छे हैं, उनके साथ बुरा हो रहा है। हाँ, वो अच्छे हैं। वो मेरे छोटे पापा हैं लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। वो कभी भी अपनी बीवी और अपने बेटे के प्यार में आके इंसाफ से मुंह नहीं मोड़ेंगे। वो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है और इनफैक्ट गलती तो उनकी फैमिली की है ना। वो पास डिप्रेशन में और सब सही हो जाएगा। वैसे भी उनकी वाइफ को फांसी तो नहीं होगी ना। क्या था, बस क्या था, वो छोटी छोटी जानें ही तो थीं जो उन्होंने दुनिया में आते आते छीन ली थी। किसी को गोली तो नहीं मारी ना, किसी को किसी तेज धार आले से कत्ल तो नहीं किया ना उन्होंने। लेकिन मैं खुश हूँ, जितना भी हो उनको इंसाफ तो मिलना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल ज़रूर मिलेगा इंसाफ।
और यहाँ से ना मिला तो ऊपर की अदालत से तो ज़रूर ही मिलेगा। डोंट वरी वुशु। उसने वांगजी के हाथ पे हाथ रख दिया था और वांगजी ने आगे फिर बंद कर ही ली। वो 5 दिन हॉस्पिटल में रहा था क्योंकि उसकी बच्ची वो ज़्यादा ही वीक थी। 5 दिन के बाद वो घर आ चुका था और घर में एक अलग ही हंगामा था। जो 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 कि हद से ज़्यादा ही अब गुस्से में थी, और क्यों ही ना होती। एकदम से उसकी सास और उसका हस्बैंड दोनों ही पुलिस की कस्टडी में थे। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी वोशु। माफ़ी? तुमसे किसी ने मांगी क्या? इनफैक्ट माफ़ी तो तुम लोगों को मांगनी चाहिए। गलत तुम हो, तुम बुरे हो, हम नहीं। और वैसे भी जो कुछ भी हुआ तुम्हारे किए किराए की सज़ा है। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ। ये ऐसा नहीं कर सकता कि ये तो मेरा भाई है। उसने वांगजी की तरफ देखा था। मेरी कोई बहन नहीं है। आई एम सॉरी। और वैसे भी अब मेरी माँ और तुम्हारे बाप का रिश्ता वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। हाँ, 3 मंथ का प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है और अब वो दोनों अलग अलग हैं। तो मेरा तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं, ना ही कोई खून का रिश्ता है और ना ही कोई दिल का। अपने काम से काम रखो। चाहो तो यहाँ रहो, चाहो तो अपने बाप के घर चली जाओ। तुम हाथ से ज़्यादा घटिया और कमीने लोग हो। ऑफ कोर्स है, बिल्कुल हैं। और जब कमीने लोगों के साथ रहेंगे तो कमीने क्यों ही नहीं होंगे मेरी प्यारी साली। और मेरे दुश्मन के घर वाली, यहाँ पे रहना है तो रह सकती हो। हम बिल्कुल भी तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे और ना ही तुमसे हमारा कोई लेना देना है, क्योंकि तुमने इतना कुछ बुरा नहीं किया जितना उन्होंने किया था। तो उनको तो उनकी सज़ा मिल गई। और हाँ, खबरदार जो मेरी वाइफ को तंग करने की कोशिश की हो। वो बहुत ज़्यादा बीमार है और उसे रेस्ट की ज़रूरत है। चलो वाइफ ही, पास जब देखो जलने कुड़ने वाले और मुंह के और ज़ुबान के काले लोग आ जाते हैं हमारी खुशियों को नज़र लगाने। उसने वांगजी का हाथ पकड़ा था और उसे लेके वो रूम में चला गया। और बेबी वो तो मामा के पास ही थी। और थोड़ी देर गुजरी थी कि वांगजी के पापा भी आ गए। वो कितना ज़्यादा ही हंगामा गा रहे थे और उन्होंने कितना ज़्यादा ही शोर मचाया। वो सीधा वांगजी के रूम में ही आ गए थे और वहाँ मामा पापा वो शु वांगजी और उनकी बेटी सभी तो थे। ओह, तो फाइनली तुम लोगों की फैमिली कंप्लीट हो गई। चैन मिल गया तुम्हें पागल लड़के। हाँ, बहुत ज़्यादा चैन मिला मुझे ससुर जी। चाहे आप मेरी सास के हस्बैंड रहे हूँ ना या रही हूँ, लेकिन आप इसके बाप तो है ना। मैं इसका कोई बाप नहीं हूँ, सुना तुमने। और जल्दी से तुम अपनी एफआईआर वापस लो। मेरे दामाद और उसकी माँ को जेल से बाहर निकालो। किस खुशी में? क्यों निकालो मैं जेल से बाहर? उन्होंने कत्ल किया है। उन्होंने मेरी माँ और मेरे बहन भाइयों को मारा है। तुम्हारी माँ वो बस डिप्रेशन की वजह से मरी। तुम्हारे बहन भाई वो बस ऐसे ही मर गए थे। और वैसे भी बच्चों का क्या है, वो तो पैदा होते हैं, मर जाते हैं और आ जाते हैं ना। ये तुम बोल रहे हो? मामा एकदम से खड़ी हो गई थी। तुम तो मेरे मुंह मत ही लगो। हाँ, तुम्हारे मुंह तो बिल्कुल लगने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और तुम भी वूशू से कुछ भी मत बोलो। तुम लोग ऐसे ही हो। तुम सब के सब बेहिस लोग हो। तुम्हारे लिए किसी की जान की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत अच्छा हुआ जो मैंने तुमसे डिवोर्स ले ली। हाँ, बहुत अच्छा हुआ जो तुमसे मेरी जान छूट गई और तुम्हारे इस बेटे से भी। वैसे क्या पैदा किया है तुमने? वो एकदम से बच्ची के पास हुए थे और पापा जो एकदम से खड़े ही हो गए। देखिए मिस्टर लैन, आप जा सकते हैं। कम ऑन मिस्टर वी, मुझे देखने तो दें। आखिर मैं भी तो इस बच्चे का कुछ लगता हूँ ना। वो बच्ची की तरफ आए थे और वो पास उसे देख रहे थे। हाँ, इसके अलावा ये कार भी क्या सकता था। ना इसकी माँ से एक बेटा पैदा हुआ और ना इससे। और कभी भी ये तुम्हारे लिए एक बेटा पैदा कर भी नहीं पाएगा। पागल लड़के। तो ना करे पैदा। आपकी बेटी है ना, उससे बोलूं क्या? बकवास करोगे मेरे आगे? अपना हाथ नीचे रखिए ससुर जी। मेरी वाइफ के खिलाफ कुछ भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप जा सकते हैं। और रही बात वीजुन और उसकी माँ की, तो वो तो अपनी सज़ा पूरी किए बिना जेल से वापस नहीं आएंगे। सुना आपने? उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, मेरे बहन भाइयों को मार डाला और मेरी माँ को भी। सुना? और मैं उनको
ज़रूरी सज़ा दिलवा के रहूँगा। आप जा सकते हैं और चाहे तो अपनी उस नाकचढ़ी बेटी को भी साथ ले जाएं। जब देखो बकवास कर के हमारे कान खराब किए होते हैं उसने। वो कैसे गुस्से से बोल रहा था फिर। मिस्टर लैन चले गए। उन्होंने कितनी ज़्यादा कोशिश की थी। जो ने कितने ज़्यादा पुलिस स्टेशन की और कितने ज़्यादा लॉयर्स के चक्कर लगाए थे, लेकिन वो फिर भी वीज उनको और उसकी माँ को बाहर नहीं निकाल सकी थी। उन्हें ज़रूरी सज़ा मिलनी थी। छोटे पापा ने बिल्कुल भी हेल्प नहीं की। वो एकदम से साथ थे वुशु और उसके पापा के। उनके साथ बहुत ज़्यादा ही बुरा हुआ था और वैसे भी उनकी बीवी और बेटा कसूरवार थे। वो क्यों ही उनका साथ देंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो बिल्कुल उनसे बात नहीं करेंगे। 1 महीना लगा था वुशु को इस सारे प्रोसीजर में। उसकी छोटी मामा ने 3 छोटे बच्चों और अपनी बहन का मर्डर किया था, लेकिन वो डायरेक्ट मर्डर तो बिल्कुल नहीं था। इसीलिए उनको पास 12 साल की कैद हुई थी। वो कितना ज़्यादा रो रही थी और उन्होंने वुशु से कितनी ज़्यादा ही माफ़ी मांगी थी हर एक जान के लिए। बस 3 साल की कैद मिली है आपको। इससे ज़्यादा तो मैं आपको दिलवा नहीं सका ना सज़ा। मुझे माफ़ कर दो वुशु। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे वुशु कहने की, और मैं क्यों माफ़ करूं? मैं शर्मिंदा हूँ। वीजून भी शर्मिंदा है। ये कैसी शर्मिंदगी हुई? ये कैसा रिग्रेट हुआ? हाँ, जब खुद की सज़ा की बारी आई तो आप लोग शर्मिंदा हो गए। अगर आपको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी थी, आप एक गुनाह करने के बाद उससे तौबा कर लेते। आप उसके बाद कभी किसी और की जान लेने की कोशिश ना करते। आपने एक जान ली, उसके बाद अगर आपको एहसास होता तो आप दूसरी जानें नहीं लेते। और वो जानें लेने के बाद भी, 4 लोगों का कत्ल करने के बाद भी आपके अंदर इतनी हिम्मत थी कि आप एक और जान लेने वाली थी मेरी बेटी की। नहीं माफ़ कर सकता हूँ मैं। बिल्कुल भी नहीं माफ़ करूँगा। मैं नहीं करूँगा कभी भी माफ़। आपको अपनी सज़ा भुगतनी होगी। और तुम भी जुन, वो बाद में फिर उसके पास भी गया था। तुम भी अपनी सज़ा भुगतोगे। 7 साल बहुत कम है, लेकिन फिर भी पनिशमेंट तो है ना। तुम यहाँ पे सड़ोगे, यही तुम्हारी सज़ा है। तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की, लेकिन तुम मरे तो नहीं ना। उसने कैसे ही बोला था और वुशु एकदम चुप ही हुआ। तुम मर जाता तो तुम्हें सज़ा कौन ही दिलवाता? मेरे प्यारे भाई, अब यहाँ पे रहो, आराम करो, मज़े करो। इसके बाद वो कभी पलट के जेल नहीं जाएगा। बिल्कुल भी नहीं जाएगा। वो घर आ गया था। छोटे पापा कितने ज़्यादा ही सैड थे, लेकिन वो क्या ही कर सकता था। आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ आपकी फैमिली वो आपसे दूर हो गई है, लेकिन आप सोचे ना, मेरी फैमिली का क्या कसूर था जो सारी की सारी एकदम से ख़त्म हो गई। और वो मुझे भी तो मारने वाले थे, फिर पापा का क्या होता? आई एम सॉरी वुशु। वो कितने ज़्यादा शर्मिंदा थे। इट्स ओके। आपने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ आप कभी ऐसा कुछ कर नहीं सकते। और वैसे भी बस कुछ सालों की तो बात है ना। आपके साथ आपकी फैमिली दोबारा से होगी। आप दोबारा से उन्हें देख सकते हैं, लेकिन देखें, मैं कभी अपनी माँ को देख नहीं पाऊँगा। मैं कभी अपने बहन भाइयों से मिल नहीं पाऊँगा। और अगर गॉड फॉरबिड उस दिन कुछ हो जाता तो मैं कभी अपने बच्चे को भी दोबारा देख नहीं पाता। मुझे ये सब करना पड़ा। मुझे इंसाफ चाहिए था और मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है ना छोटे पापा। आई एम सॉरी बट आई एम नॉट सॉरी। उसने अपने आंसू साफ किए थे और छोटे पापा के भी। और रही वीचिंग की बात, तो वो मेरी छोटी बहन नहीं बल्कि मेरी बेटी जैसी है। हम उसका ख्याल रखेंगे। आप चाहें तो हमारे साथ रह सकते हैं एक फैमिली की तरह। और जब आपकी फैमिली वापस आए तो हम अलग हो जाएंगे, लेकिन हम एक साथ नहीं रह पाएंगे इसके बाद। यही मेरा फैसला है। वो बस इतना ही बोला था और फिर वो अपने रूम में चला ही गया। उसने फैसला कर लिया था, जो भी हुआ था इसमें छोटे पापा या उनकी बेटी की कोई गलती नहीं थी। वो उनको सज़ा नहीं देगा। जिन्होंने गुनाह किया था उनको सज़ा तो मिल ही चुकी थी। जो जो अपने घर जा चुकी थी, और वो क्यों ही और कब तक ही वीज उनका इंतज़ार करेगी, ये भी वुशु को पता था। वो कभी किसी का इंतज़ार नहीं करेगी। वो प्रेग्नेंट थी और अभी उसे अपने बच्चे के पैदा होने का इंतज़ार करना ही था। वांगजी भी इंतज़ार ही कर रहा था वुशु के फ़ैसले का।
2 महीने गुजर चुके थे और वांग जी, उसकी बेटी, वो दोनों ही अब काफ़ी ज़्यादा ठीक थे। मामा जो अक्सर ही उनके घर आके रहने लगी थी और उनकी फैमिली जैसे कंप्लीट ही हो गई थी। वी जिनका भी ऐसे वो ख्याल रखते थे जैसे वो भी उनकी अपनी बहन ही हो। सब कुछ नॉर्मल था और छोटे पापा भी जाके अपनी फैमिली से मिल ही आते थे। और इससे ज़्यादा उन्हें क्या ही फेवर मिल सकती थी। वो दोनों भाई ऑफिस जाते थे और वुशु जो बस वांग जी और कभी अपने बेटी के नखरे ही उठाता था। और आज 2 महीने के बाद वो फिर से उसे ऑर्डर ही दे रहा था। तुम अभी तक रेडी नहीं हुए वाइफी? कहाँ जाना है? देखो फ़िलहाल मैं ऑफिस नहीं जा सकता हूँ। ऑफिस नहीं जाना हमने। जल्दी से रेडी हो जाओ और जिया को भी रेडी कर दो। उसने जिया को बस यहाँ से वहाँ घुमाते हुए बोला था। कहाँ जाना है बताओ तो? पासपोर्ट ऑफिस जा रहे हैं हम। तुम्हारा पासपोर्ट बनवाने और जिया का भी। लेकिन हम तो कहीं नहीं जा रहे। तो कभी ज़रूरत पड़ सकती है ना, हम तो ज़रूर ही बनवाएंगे। और हाँ, तुम तो ठहरे गरीब आदमी, तुम्हें क्या पता हो, मेरी बेटी को यहाँ वहीं थोड़ी है, उसका तो पासपोर्ट बनेगा। क्यों बेबी? उसने बोला था और जिया जो एकदम से स्माइल ही करने लगी। सुना नहीं तुमने वाइफी? और वैसे भी परसों मेरी रेस है, तुम वहाँ पे भी आने वाले हो। जब देखो बस घर में पड़े ही रहते हो, और कोई काम नहीं है तुम्हें। खा खा के तुम पूरे हाथी बनते जा रहे हो। बस बहुत ही हो गया वुशु, तुम मेरी इंसल्ट किए जा रहे हो। क्या इंसल्ट की मैंने तुम्हारी? कोई इंसल्ट नहीं की। अपनी हेल्थ देखो ज़रा तुम, कितने ज़्यादा स्मार्ट होते थे तुम और कितने ज़्यादा मोटू हो गए हो। हाँ तो मैं कुछ खाऊंगा नहीं तो इसे क्या पिलाऊंगा? हाँ तो कुछ खाऊंगा नहीं तो इसे क्या पिलाऊंगा? कोई एक्सरसाइज भी कर लेता है इंसान। ये क्या हुआ, बस खाते रहो बैठे रहो, खाते रहो बैठे रहो। बस बहुत हो गया वुशु। देखो मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ। इधर लाओ जिया को। वो जिया को उसके हाथ से लेके अब चला ही क्या था उसे शावर देने, और वो शू जो क्या बाहर ही निकल आया था। बाहर उसने क्या ही देखा था। हाँ, उसकी प्यारी सासू माँ और उसके प्यारे पापा वो लॉन में बैठे पता नहीं कौन सी बातें याद कर कर के पागलों के जैसे हंसे ही जा रहे थे। ओह गॉड, इन दोनों का अभी कुछ करना ही पड़ेगा। वांगजी तो मेरी जान ही निकाल देगा, कैसे बोलूँ उससे। वो कुछ सोचने ही लगा था और फिर थोड़ी देर के बाद वांगजी आ ही गया था। अब चलें? हाँ चलते हैं ना। वो उसे लेके आ गया था और फिर उसने सारे डॉक्यूमेंट्स और सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर ही दिया था। वो वापस आ गए थे लेकिन वांगजी तो काफ़ी थक गया था। हाथ धोती है, ये ज़रा जिया को पकड़ो, मैं बहुत ज़्यादा ही थक गया हूँ। वो उसने रात को लेटते हुए बोला था। हाँ जिया को मैं पकड़ूं? तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो तो मैं क्या इंसान नहीं हूँ? मैं नहीं थकता क्या? नहीं तुम इंसान नहीं हो, तुम तो जानवर हो और जानवर कभी भी नहीं थकते। चलो दे दो इसे आप मुझे। जिया को बहुत ज़्यादा ही भूख लगती थी और बार बार ही लगती थी। वांग जी उसे अपने ऊपर ही लिटा चुका था और उसने अपनी शर्ट का बटन खोल ही दिया था और वुशु कैसे ही उसे देख रहा था। होए ठरकी कहीं के, अपना मुंह उधर करो। क्या किया मैंने? किसी को देख रहा हूँ क्या? अपनी वाइफ को देख रहा हूँ। तुम्हें प्रॉब्लम है? हाँ मुझे प्रॉब्लम है। तुम मुझे क्यों ही देखे जा रहे हो? तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही? तुम्हारी बेटी वो फीड कर रही है। हाँ तो मेरी बेटी मेरी वाइफ को फीड कर रही है ना, और क्या कर रही है? चुप करके तुम सो जाओ। उसने वांग जी का मुंह और आंखें दोनों ही बंद करवा दी थी और जिया जो उसके ऊपर ही सो गई और फिर वुशु ने उसे अपने और वांग जी के बीच में लिटा ही दिया था। सब कितना ही अच्छा था। पापा जो फिर से ही ऑफिस जा रहे थे और वुशु जो बस फिर से ही अपने कामों में बिजी था, लेकिन वांग जी को उसने कुछ भी नहीं बताया। और आज उसकी रेस थी। वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड था और वांग जी को जैसे डर ही लग रहा था। क्या ये करना ज़रूरी था? हाँ बिल्कुल, ये ज़रूरी था। मुझे सबको और सबसे बढ़ के खुद को बताना था कि मैं वीक नहीं हूँ। मैं आज भी रेसिंग कर सकता हूँ, मैं आज भी जीत सकता हूँ। तुम मेरे साथ हो ना? हाँ ज़रूर। वांग जी जो पास जिया को पकड़ के बैठा था और अभी वो ऑफिस बिल्कुल नहीं जाता था। सब कुछ पापा ही तो देखते थे और वुशु जो कि रेस के लिए रेडी हो रहा था। और हाँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है वाइफी। आज मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किससे? उसके हाथ से जैसे जिया गिरती गिरती बची थी। क्या हो गया? ध्यान से पकड़ो बच्ची क्यों। आई एम सॉरी। हाँ तो तुम्हें तो पता है ना वाइफी, एक ना एक दिन तो ये सब कुछ होना ही था ना। जी आप थोड़ी बड़ी हो चुकी है और
इतना ज़्यादा वो तुम पे डिपेंडेंट नहीं है वो। वैसे भी दूध पी सकती है ना। और देखो तुमने बोला था। हाँ मुझे याद है। हाँ थैंक यू सो मच तुमने जितना भी मेरा साथ दिया हो। लेकिन अब देखो हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। मैं आज बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ अगर मैं रेस जीत गया तो। और मैं तुम्हें किसी से मिलवाने लगा हूँ। वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं आज तुम्हें उससे मिलवाऊंगा और अगर तुम उसे अप्रूव करोगे ना तो तभी मैं उससे शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ। और जिया का क्या होगा? ऑफ कोर्स जिया का कुछ नहीं होगा। तुम ऐसे क्यों डाल रहे हो? तुम उसकी माँ हो तो जिया तो तुम्हारे पास ही रहेगी ना। और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिया से या तुमसे। वो बहुत ज़्यादा नाइस है और उसे कभी किसी से जेलसी नहीं होती। उसका दिल बहुत ज़्यादा ही साफ है। बस तुम आ जाना ना। और देखो तुम दुआ करो कि आज मैं फिर से अपनी रेस विन करूं। हाँ ज़रूर। और जिया को भी लेके आना। मैं चाहता हूँ वो भी अपनी मामा से मिल ले। हाँ ले आऊँगा ना। वो कितना ज़्यादा सैड हो गया था। वो बिल्कुल भी तो इसके लिए रेडी नहीं था। क्या हुआ? सैड हो क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ होना भी नहीं चाहिए। ये सब कुछ तो हम पहले ही डिसाइड कर चुके थे ना। है ना। ये सब कुछ तो ऑलरेडी डिसाइडेड था तो फिर दुखी होने की क्या बात है। हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें भी और मुझे भी। हाँ बिल्कुल। वांग जी कुछ नहीं बोला और वो शू जो से बाय करके उसके फोरहेड पे किस करके और जी आके दोनों चीक्स पे किस करके निकल ही चुका था। जैसे ही रेस स्टार्ट होने वाली होगी मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। हाँ अच्छे से रेडी हो के आना। और हाँ थोड़ा मेकअप भी कर लिया करो कभी तुम मोटू कहीं के। वो कितना होश था और वो जल्दी जल्दी चला भी गया और वांग जी का दिल जैसे बैठने से लगा। तो वो दिन आ ही गया। इतना सब कुछ करने के बाद भी एक दूसरे से इतना प्यार करने के बाद एक दूसरे से इतना करीब होने के बाद वो अलग होने ही वाले थे। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे को समझा, एक दूसरे के हाथ पर लड़े, एक दूसरे को दर्द भी दिया, एक दूसरे के हाथ पर रोए भी, एक दूसरे के हाथ पर अपना खून और पसीना तक बहाया। उसके बाद भी वो अलग होने वाले थे। उसने जिया की तरफ देखा, वो कितने मज़े से पास खेल ही रही थी। आई एम सॉरी लेकिन मैं तुम्हारे पापा के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता। उसकी लाइफ है और मैंने उसके साथ गलत किया ना। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ लेकिन हम पापा को भी ऐसे जानबूझ के अपने पास नहीं रख सकते ना ज़बरदस्ती। है ना। उनकी भी लाइफ है, उनको भी खुश रहना चाहिए। और देखो पापा कितने अच्छे हैं। वो हम दोनों को अलग नहीं कर रहे। बस मैं इसी में खुश हूँ। वो जैसे उससे बातें कर रहा था उसके आंसू भी गिर ही रहे थे। 12 बजे के करीब उसे वुशु की कॉल आ गई थी और फिर उसने पापा को भी कॉल कर दी। मैं जा रहा हूँ पापा। कहाँ? वो वुशु की रेस है ना और उसने मुझे बोला कि उसने सभी बता दिया था। वो ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसे ही करने वाला था ना। आपको और मामा को ही लगता था कि वो ऐसा नहीं करेगा लेकिन वो ऐसा ही है। वो अपनी बात का बहुत ज़्यादा पक्का है और मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। अगर तुम बोलो तो मैं उसे रोकूं? नहीं कोई ज़रूरत नहीं पापा। उसकी अपनी लाइफ है और मैं ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं रहूँगा। उसको भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है और मैं कभी उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनूँगा। नहीं वांग जी। इट्स ओके पापा। आप जल्दी से पेपर्स बनवा लीजिए और मैं सारी प्रॉपर्टी दोबारा से आपको वापस करना चाहता हूँ। जो कुछ भी है, जो भी अथॉरिटीज़ मेरे पास है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वुशु को उसका हक मिलना चाहिए और अब वो बिल्कुल मेंटली स्टेबल है। आप सब लोग खुश रहें और वैसे भी वुशु को कोई मिल चुकी है। मैं उसकी खुशियाँ बर्बाद नहीं करना चाहता। मैंने सामान पैक कर लिया और ड्राइवर अंकल से बोल के प्लीज़ वो मामा के घर भिजवा दीजिएगा। मैं जा रहा हूँ। उसने जिया को पकड़ा था और फिर वो ड्राइवर के साथ चले गया था। रेस स्टार्ट हो ही चुकी थी और वुशु जो कि अपनी गाड़ी में कितना ज़्यादा ही फास्ट था और वांग जी का दिल जो उससे भी ज़्यादा फास्ट था। उसे नहीं पता था रेस क्या हो रही है, कौन आगे है कौन पीछे। पास उसका दिल जो तेज़ तेज़ धड़क ही रहा था। बस कुछ टाइम और फिर उसके सामने वो होगी जिससे उसका हस्बैंड प्यार करता है और वो इतना कुछ करके भी उसका दिल नहीं जीत पाया। उसके दिल में बस यही मलाल था। उसकी की गई हर एक कोशिश
हर एक प्यार, हर एक वादा नाकाम हो चुका था और जीता था तो कौन? वुशु, उसकी जिद। और उसी को तो जीतना चाहिए था ना। और प्यार तो नाम ही इसी चीज़ का है ना, सेक्रीफाइस करने का। उसके पास वुशु की निशानियाँ, उसके पास उसकी बेटियाँ, उसके साथ रह लेगा। उसने मामा को कॉल कर दी थी और मामा भी पास थोड़ी देर में उसे लेने यहाँ पे पहुँच जाएंगी। और रेस एंड हो चुकी थी। एकदम से जैसे माइक में कोई चिल्लाया था और वो अपने ख्यालों की दुनिया से वापस आया। वी वुशियान ने रेस विन कर ली थी और वो कितना ज़्यादा ही खुश था। वो एकदम से स्टेज के ऊपर ही चला गया था और वो कितना ज़्यादा ही पसीने में भीगा हुआ था। वो जैसे सेलिब्रेट कर रहा था और वांगजी रोड के क्लैप भी नहीं कर पाया। ये नेशनल लेवल की रेस थी और वो जीत ही चुका था। और अब तो उसकी नज़र हाँ इंटरनेशनल रेसिंग पे होगी ना। सब लोग उसका इंटरव्यू करने के लिए भागे थे। सारे मीडिया के लोग उसके आसपास ही थे और वो बस अपनी शैम्पेन खोल के उसको ड्रिंक ही कर रहा था। उसे किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई आके उसे उसकी ट्रॉफ़ी दे। उसने बस खुद ही उसको पकड़ लिया था और वो कितना ज़्यादा खुश था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सब लोगों की सपोर्ट के लिए। वो सारे क्राउड को बस फ्लाइंग किसेस दे रहा था और उसके आगे कितने सारे माइक्स थे। बाय द वे, ये सेलिब्रेशन अधूरी है। मैं किसी बहुत खास को आज सबसे मिलाना चाहता हूँ और मैंने ये डिसाइड किया था कि अगर मैं रेस जीत जाता हूँ तो मैं सबको बताऊँगा अपनी लव लाइफ के बारे में। हाँ, क्या सच में? रिपोर्टर्स जो कि कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे और वुशु ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और मैं कोई खास मौका ढूंढ रहा था जब मैं उसे प्रपोज कर सकूं। बट आई थॉट आपकी तो शादी हो चुकी है ना? हाँ हाँ, शादी हो चुकी है। बस वो मैं बीमार था और बीमारी में शादी हो गई और बस शादी हो जाए तो बच्चों का भी कहाँ पता चलता है। मेरी एक बेटी भी है लेकिन इस सब के बाद भी मैं अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ। वो बोला था और वो सब जैसे खामोश हो गए। और आपकी वाइफ, क्या उसको कोई भी एतराज़ नहीं होगा? नहीं, उसे क्यों इतराज़ होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा और उसे मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार है। वो हमेशा मेरी खुशी में खुश है और मैं खुश रहूँगा ताकि मैं उसे खुश कर सकूँ। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं कोई भी टाइम वेस्ट किए बिना आप सबकी परमिशन से अपने प्यार का इज़हार करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं सबके सामने उसे प्रपोज़ करूँ। सबके सामने मैं उसे बताऊँ कि मैं उसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो कैसे बस बोले ही जा रहा था और वांगजी का दिल जो उसी तेज़ी से बस टूटता ही जा रहा था। वो खामोशी से ही उठा था और उसने सोई हुई जिया को अपने कंधे से ही लगा लिया था। वो वापस मुड़ने वाला था और तभी उसे वुशु की आवाज़ सुनाई दी। प्लीज़ वेलकम माय ब्यूटीफुल वाइफ, माय लव, वी वांगजी। वो एकदम से बोला था और वांगजी ने मुड़ के उसे देखा। कहाँ जा रहे हो वाइफी तुम? हाँ, ऐसे छुप छुप के जा रहे हो किसी चोर की तरह? और वैसे चोर तो तुम हो, तुमने मेरा दिल चुराया और आप ऐसे चले जाओगे? मेरा दिल मुझे कौन वापस करेगा? वो कैसे बोल रहा था और वांगजी को जैसे यकीन ही नहीं आ रहा। सो वेलकम करो ना मेरी वाइफ को प्लीज़। उसके हाथ में माइक था और वो स्टेज से नीचे ही उतर आया और सब कैमरामैन जैसे उसके पीछे पीछे ही थे। मीट माय वाइफ वांगजी। हाँ, वो थोड़ा अलग है, वो थोड़ा स्पेशल है, लेकिन मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू वांगजी। मैं तुमसे इसलिए प्यार नहीं करता कि तुम मेरी वाइफ हो। मैं तुमसे इसलिए प्यार नहीं करता कि तुम मेरे बच्चे की माँ हो। मैं तुमसे इसलिए प्यार करता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारी बातों से, तुम्हारी हर एक अदा से, तुम्हारे उस प्यार से जो तुम मुझे करते हो। वो बोलता बोलता उसके करीब आ रहा था और वांगजी को लग रहा था जैसे वो कोई हाँ भी देख रहा है। क्या बुत बन गए हो तुम? पत्थर के हो गए हो? सुन नहीं रहे मेरी बात? हाँ, मैं बुलाऊंगा, तुम आओगे नहीं? इतने ज़्यादा गुस्से में हो तुम? वो बोला था और वांगजी जो अपनी बेटी को उठाए पास उसकी तरफ चलता आ ही रहा था और सब लोग जैसे एकदम से रुक ही गए। लेकिन ये तो डबल मैन है ना? एकदम से कोई बोला था और वुशु चुप ही हो गया और वांगजी कुछ बोलने ही वाला था। हाँ बिल्कुल, ये डबल है, ये स्पेशल है,
ये आप सबसे अलग है और इसका ये अलग होना ही इसे सबसे अच्छा बनाता है। ये मेरी वाइफ है, ये मेरा प्यार है। वो उसके पूरा करीब ही पहुंच चुका था और उसने अपना मोबाइल निकाल के उसके सामने किया। लो देखो ना, मेरे प्यार को देखोगे नहीं तुम? वांगजी ने देखा था और उसमें उसी का चेहरा था। वुशु, लेकिन सर ये कैसे? ये वही इंसान है जिसने मुझे प्यार किया जब मैं कुछ नहीं था। इसने मेरी खातिर अपना सब कुछ कुर्बान किया। इसने सब कुछ किया मेरे लिए जो कोई करने का सोच नहीं सकता। इसने प्यार निभाया और ये आज भी बस मेरी खुशी के लिए मुझे छोड़ के जाने वाला था, लेकिन मैं इसे नहीं जाने दूंगा। आई एम सॉरी, मैं आप लोगों का टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आप सबको बताना है, प्यार करने के लिए जेंडर वो कोई भी मतलब नहीं रखता। अगर ये एक लड़की नहीं है तो क्या हुआ, अगर ये एक लड़का नहीं है तो क्या हुआ। हाँ, ये स्पेशल है और मेरे लिए ये और भी ज़्यादा स्पेशल है। ये सब कर सकता है, ये मुझे प्यार करता है और इसके अंदर एक प्यार करने वाला दिल है। कल मैंने तुम्हें अपनी फैमिली के सामने एक्सेप्ट किया था ना वाइफी, आज मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट करता हूँ। आई लव यू। तुम हो और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है जो मेरी लाइफ में हो। आई लव यू सो मच। तुम्हारे अलावा कभी कोई होगा भी नहीं। आई लव यू सो मच। तुम्हारे अलावा कोई था भी नहीं। मैं पागल था जो अट्रैक्शन को लव समझ रहा था, लेकिन तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो वाइफी। उसने वांगजी को अपने करीब कर लिया था। उसने कितने पैशन से सबके सामने उसे किस की थी। वांगजी जो उसे आगे काट चुका था और उसके एक हाथ में जियाई थी। और वुशु, उसने आज सबके सामने उससे अपने प्यार का इजहार कर भी दिया था। तुम्हें तुम्हें ये सब क्या किया तुमने? क्या किया मैंने? अपने प्यार का इजहार किया। वो सब लोग जो उनकी पिक्चर्स ही ले रहे थे और वांगजी एकदम उससे अलग ही हुआ। मुझे सब याद आ गया, मुझे सब पता तुमने मेरे लिए क्या कुछ किया। बस मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। मैं चाहता था एक बार सब सही हो जाए और मैं तुम्हें इतनी खुशियाँ दूँ कि तुम्हें यकीन ना आए। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ वाइफी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या हो, तुम कौन हो, तुम कैसे हो। मुझे बस उस दिल से फ़र्क पड़ता है जो तुम्हारे अंदर धड़कता है और जो बस मेरा नाम लेता है। तुमने मुझे माफ़ किया, तुमने मुझे प्यार किया, तुमने मेरी खातिर अपना खून बहाया। तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो कोई और सोच भी नहीं सकता। मैं पागल नहीं हूँ जो तुम जैसे प्यार करने वाले इंसान को छोड़ दूँगा। सुना तुमने? आई लव यू बेबी। मैं तुम्हारे बिना रहने का सोच नहीं सकता। वो फिर से उसे किस कर रहा था और सब लोग आप कितनी ज़्यादा क्लैपिंग कर रहे थे और इस शोर में उनकी बेटी जो उठी गई थी, अरे देखो उठ गई, प्यार की दुश्मन कहीं की। वो एकदम से उससे दूर हुआ था और वांगजी जो कि अब जिया को चुप भी करवा रहा था। थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। ये ट्रॉफ़ी आप किसी को भी दे सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पास अपने डर को जीतना था और मेरी सबसे बड़ी ट्रॉफ़ी मेरे साथ है और मेरे साथ हमेशा रहेगा। मेरी जान है और मेरा प्यार है और मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो वांगजी का हाथ पकड़ कर उससे बाहर लेके जा रहा था और वांगजी हाथ से ज़्यादा ही खुश था, हाथ से ज़्यादा ही। ओह डार्लिंग, मुझे पता नहीं था तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो। तो बोला था और वो यूँ जो चलते चलते भी पास उसका पास ही नहीं जा रहा था कि वो तो उसे किस ही करता रहे। ऑफ कोर्स मैं करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ और जिससे मैं प्यार नहीं करता मैं उसके इतना ज़्यादा करीब कभी नहीं जाता। बस तुम हो ना जान, और कोई भी नहीं है। और तभी उसे कॉल भी आ गई थी। लो जान, पासपोर्ट भी बन गए हमारे, लेकिन हम तो कहीं नहीं जा रहे। किसने बोला नहीं जा रहे? हम तो जा रहे हैं ना यूके। लेकिन मैं क्या करूँगा? तुम क्या करोगे? मैं क्या करूँगा तुम्हारे बिना? हाँ, अगर तुम नहीं गए तो मैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी जाऊँगा, तुम मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हारे और बेबी जे के बिना रह नहीं सकता और तुम और वो भी मेरे साथ चल रहे हो। जब तक मेरी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती, एमबीए कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक तुम मेरे साथ रहोगे। सुना तुमने? लेकिन पापा का क्या होगा? मामा का क्या होगा? हाँ, वो भी मैंने सोच लिया है। क्या सोचा तुमने? देखो, तुम्हारी माँ के लिए मेरा बाप अकेला है तो क्यों ना मैं अपने बाप को तुम्हारा बाप और तुम्हारी माँ को अपनी माँ बना लूँ। क्या मतलब है? क्या बकवास है ये? क्या बकवास है ये? इतने बड़े हो गए हो, इतने पागल हो तुम, फिर भी तुम जानते नहीं हो क्या?
वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। बस करो, तुम्हारा ठरकी बाप ही था जो मेरी माँ के पीछे पड़ा हुआ था। वो गाड़ी में बैठे बैठे बातें कर रहे थे। हाँ, तो अब तो तुम्हारी माँ को भी एहसास हो गया ना कि उसने मेरे ठरकी बाप को छोड़ के तुम्हारे उस कमीने बाप से शादी करके कितनी बड़ी गलती की। तो क्या अब उसकी गलती की सजा उसे सारी उम्र देते रहोगे? मैंने फैसला कर लिया है, तुम अपनी माँ की शादी मेरे बाप से करवाओ। मुझे नहीं पता, लेकिन मामा नहीं मानी तो मामा मान जाएंगी। और तुम्हें क्या पता, वो मान भी चुकी हूँ। तुम अपने रोने धोने से बाहर निकलो तो तुम्हें कुछ पता चले ना। वो घर आ चुके थे और वी जिंग ने आते ही उनसे जिया को पकड़ लिया था। वो भी सब कुछ एक्सेप्ट कर ही चुकी थी और वो स्कूल से आ ही चुकी थी। उसे सब ऐसे ही समझते थे जैसे वो उनकी अपनी फैमिली, और फैमिली तो थी ही ना वो और छोटे पापा आज भी उनके साथ थे। फाइनली जैसा उन्होंने चाहा था वैसे ही हुआ था। मामा ने थोड़े नखरे ज़रूर किए थे लेकिन वो मान ही गई थी, और बस एक वीक के अंदर ही तो वो उन दोनों की शादी करवा के आप यूके जा ही रहे थे। वो शो अपनी स्टडी कंप्लीट करेगा, वांग जी जो बस वहाँ पे रह के उसका ख्याल ही रखेगा, उससे प्यार ही करेगा। जी आज जो कुछ नहीं करेगी, बस मज़े ही करेगी। ये टाइम ऐसे ही गुजर जाएगा। वो घर में सबसे राब्ते में रहते थे और कुछ महीनों बाद बीजिंग भी तो उनके पास ही आ गई थी फर्दर स्टडीज़ के लिए। वो तीनों अब वहाँ पे रहते थे। वूशु का एमबीए ज़ोरों शोर से चल रहा था, साथ में उन दोनों का प्यार भी। एक साल बाद ही वो वापस आ गए थे और यहाँ आ गई उन्हें पता चला था जोजो का बच्चा जो इस दुनिया में आ गया था, लेकिन वो भी तो बिल्कुल वांची जैसा था। और वूशु का दिल चाह रहा था वो ज़ोर ज़ोर से हंसे, लेकिन वो हंस नहीं पा रहा था। क्या ये सच है? आप लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं? वांगजी थोड़ा सीरियस ही हो गया था और मामा पापा खामोश ही हो गए। बस नहीं बताया, तुम लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे और मैं तुम लोगों को कोई टेंशन नहीं देना चाहता था, पापा बोले थे। और उन्होंने जिया को उठा ही रखा था। और वैसे भी जो किसी के साथ बुरा करता है वो कभी खुद भी अच्छा नहीं रह सकता ना। लेकिन उसके साथ बुरा हुआ। बांगजी को अफसोस हो रहा था। मैं उससे मिलने चला जाऊं? उसने वूशु की तरफ देखा था। ऑफ कोर्स तुम जा सकते हो। वांगजी कितने सालों बाद ही अपने दादा लोगों के घर गया था और जो उसे देख के फिर से ही रोने लगी थी। आई एम सॉरी काका। वो आज कितना ज़्यादा दुखी थे और इससे ज़्यादा उसने कुछ भी नहीं बोला। वांगजी उसके करीब ही चला गया था और उसकी मामा जो पास उठ के चली गई थी, वो उस बच्चे की तरफ देख रहा था। वो कितना ज़्यादा क्यूट है, लेकिन क्या होता अगर वो नॉर्मल होता? तो ये सब मुझे सज़ा मिली है। मैंने आप दोनों को कर्ज किया, मैंने कितना कुछ बुरा बोला, और देखें आज वही सब कुछ मेरे बच्चे की तरफ पलट आया है। हो, ये तो सच में बुरा हुआ। मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा था कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम चाहो, तुम इसे ना रखना चाहो तो तुम मुझे दे सकती हो। मैं इसे पालूंगा, इसे प्यार दूंगा। ऐसा नहीं है, ये मेरा बच्चा, मैं इसे प्यार करती हूँ। कौन है जोजो? वांगजी के पापा जो एकदम से आ गए थे और वांगजी जो उन्हें देखी उठी किया, मैं चलता हूँ और तुम फिक्र नहीं करो। कहाँ जा रहे हो तुम? अपने घर जा रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं बहुत बुरा बाप हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं किया और देखो मुझे सज़ा मिली। जोजो ने तुम्हें कर्ज किया और देखो उसकी बददुआ पलट कर उसी की तरफ आ गई। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। आई एम सॉरी बेटा। वो उसे एकदम से हाँ काट चुके थे और वो कैसे रो ही रहे थे, और वांगजी जो वैसे ही खड़ा था। इट्स ओके अंकल। अंकल, वो एकदम से उससे दूर हुए थे। हाँ अंकल, आप यही मेरा आपसे रिश्ता है और कोई भी नहीं। आप जोजो के फादर हैं और जोजो मेरे हस्बैंड के कज़न ब्रदर की वाइफ। इसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं है। और रही बात कर्ज करने की, तो मैंने कभी जोजो के लिए ऐसा नहीं चाहा। अगर ये हुआ है तो ये बात खुदा की तरफ से, और मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ये सब हो जाए। मैंने कभी उसे बद्दुआ नहीं दी, चाहे वो मेरे बच्चे के लिए कुछ बुरा करे या सोचे, लेकिन मैंने नहीं सोचा। अब आप मुझे एक बात बताइए मिस्टर लैन, अब तो आपकी बेटी ने मेरी तरह का बच्चा पैदा कर दिया, अब क्या उसे भी घर से निकाल देंगे या उसके बच्चे को भी कहीं फेंक देंगे जैसे मेरी माँ को मशवरा दिया था आपने?
क्या हो गया तुम्हें वांग जी? कुछ नहीं हो गया। मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ और हम तुमसे शर्मिंदा हैं। इस सॉरी की कोई वैल्यू नहीं, और तब होती अगर आप सच में दिल से मुझे एक्सेप्ट करते, मुझे प्यार करते। लेकिन ये बस आपके गुनाह की सज़ा है जो आपको मिल रही है। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे आपकी सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ, आप इस बच्चे का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ये और कुछ नहीं तो लड़की तो बन ही जाएगा। वांग जी इतना बोल के रुका नहीं और उसके बाप के पास उसकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं था।